नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भी धड़क। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। ना दुआ काम आई ना रंग लाई मेहनत, लापरवाही ने छोड़ दिया सिर्फ गम। 3 दिन 57 घंटे बीतने के बाद बोरवेल से मासूम आर्यन बाहर आया, लेकिन सांसें थम चुकी थी और थमी सांसें कई सवाल छोड़ गई। एक सवाल सिस्टम से, एक सवाल लापरवाही पर और एक सवाल रेस्क्यू पर। आर्यन तो चला गया, लेकिन दौसा में क्या फिर बोरवेल हादसे नहीं होंगे, इसका जवाब मांग गया। पिछले 5 महीनों में दौसा में 4 बोरवेल हादसे हुए, बावजूद उसके खुले बोरवेल हादसे नहीं रुक रहे हैं। आज की चर्चा में हम इसका ही जवाब जनप्रतिनिधियों से, जिम्मेदारों से मांग रहे हैं कि आखिर कब तक मौत के कुओं से हो रहा नरसंहार थमेगा। आपको बताते चलें कि देश में एक राज्य ऐसा भी है जिसने इस दिशा में काम किया, सशक्त कदम उठाया है। हम बात कर रहे हैं एमपी सरकार की, जहां एमपी पहला ऐसा राज्य बना है जहां बोरवेल पर कानून लाया गया है। लापरवाही पर सख्त जुर्माना लगाया गया है और एफआईआर तक दर्ज करने की बात कानून में कही गई है। लेकिन सवाल यही है कि क्या राजस्थान में कब तक शासन प्रशासन की लापरवाही भुगतेंगे ये मासूम। तो आज चर्चा इसी पर। बेहद दुखद ये घटना रही और इसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। आज चर्चा इसी बात पर और जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब तक ये नरसंहार चलता रहेगा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं भाग्यश्री जी, जो कि सोशल एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ गए हैं रायसिंह गोदारा जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। रायसिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही मेरे सहयोगी विष्णु आशीर्वाद, जो कि पल पल की अपडेट इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले विष्णु, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूंगा और इस घटना में किस तरीके से शासन और प्रशासन की एक्टिवनेस रही और क्या कुछ लापरवाहियां की गई, उसके बारे में आपसे पूरी जानकारी। आपको बताना चाहता हूँ कि ये सोमवार की घटना है, जब 3 बजे के करीब बोरवेल में मासूम आर्यन गिर गया था। खेलते समय गिर गया, उसकी माँ उसके पास में थी। गिरने के बाद माँ ने हल्ला मचाया, आसपास के लोग एकत्रित हुए। उसके बाद में प्रशासन वहाँ पर सूचना पर पहुँचा। सबसे पहले जेसीबी और जो ट्रैक्टर की मदद से खड्डा किया गया और प्रशासन की देखरेख में सारा काम चला गया। और लगातार जो 3 LNT, आधा दर्जन के करीब जेसीबी और दर्जनी की संख्या में जो ट्रैक्टर से मिट्टी खुदाई की गई, जो अक्सर देखा जाता है कि बोरवेल के पास में गड्ढा किया जाता है और एक टनल बनाई जाती है। टनल बनाने के बाद बोरवेल तक पहुंचा जाता है और उसके बाद में उस टनल के माध्यम से बच्चे को बचाया जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा टिपिकल इस तरह मामला था कि 150 फीट घेरे में में बच्चा जो मासूम था जो फंस गया था। उसके बाद में सिविल डिफेंस भी पहुंची मौके पे और जो उसके बाद में सिविल डिफेंस पहुंची, उसके बाद में RNDF। ठीक है, सबसे बड़ा सवाल विष्णु यही है कि दौसा में 5 महीने में चौथा ये हादसा था। प्रशासन से भी आपकी लगातार बातचीत हुई होगी इस 5 महीने के भीतर में। क्या प्रशासन ने एक्टिवनेस नहीं दिखाई इस पूरे मामले पर और ये चौथी मौत हो गई वहां पर देखने को मिली? प्रशासन का क्या जवाब था वहां? जो प्रशासन का कहना है कि हम बोरवेल पर, हालांकि जो जितने हमसे होता है, हम उनको मना करते हैं कि ऐसा बोरवेल ना खोला जाए, लेकिन इसमें उन्होंने प्रशासन का भी कहना था कि इस पर एक पूरा एक कानून बने, तब जाके ये जो लगातार जो बोरवेल की घटनाएं, जो दुर्घटनाएं हो रही है, इन पर रोक लगी जा सकती है। प्रशासन से जब हमारे जिला कलेक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले प्राथमिकता हमारी जो बच्चे जो बोरवेल में गिर गए हैं बच्चा, उसको बचाने की है। और उसके लिए उन्होंने तुरंत जितना जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन था वो उन्होंने शुरू कर दिया था। प्रशासन के आला अधिकारी को मौके बुलाया गया था। दूसरा सिविल डिफेंस टीम गई थी। उसके बाद में अजमेर से 5-6 घंटे बाद जो NDRF की टीम दौसा पहुंची थी और उन्होंने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। हालांकि 53-57 घंटे के बाद
बोरवेल से जो लेकिन बड़ा सवाल है निशान विष्णु यही है कि चाहे कितनी भी एक्टिवनेस दिखाई गई हो, रेस्क्यू चलाया गया हो, समय पर चलाया गया, क्या किया गया, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? वो मासूम अब की मौत हो गई, वो जिंदगी सांसें उसकी टूट गई। ये सबसे बड़ा सवाल है जगरूप जी कि लगातार इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में आम हो चुकी है, बावजूद इसके जवाबदेही नहीं है। और पैनल भी आप देख सकते हैं कि आज जो जवाबदेह है, जिम्मेदार है, वो यहां से नदारद हैं। जगरूप जी, मैं आप सौरभ जी आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पहली बात तो इस तरह के जो हादसे होते हैं उसमें प्रशासन इसमें एक सुखद पहलू तो एक जिला कलेक्टर तत्काल मौके पर पहुंच गए थे, तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू करा दिए, लेकिन यथेष्ट भी नहीं है क्योंकि रिजल्ट परिणाम जो है, जो दुखद परिणाम है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं। लेट मी कंप्लीट मैं यही कह रहा हूं कि इसके कोई प्रोटोकॉल नहीं है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो इस तरह के अमूमन गतिविधियां होती हैं तो उनको ये क्रियाकलाप संचालित करने पड़ते हैं और उनको वो इसके एक्सपर्ट होते हैं। उनके पास मैं समझता हूं एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, वो जनरल ढंग से काम को शुरू करते हैं। जेसीबी से खुदाई हो रही है, जब इसमें ये सिंपल सी बात थी, पास में गड्ढा करके ही पाइलिंग मशीन के द्वारा इसको रेस्क्यू किया जाए, पाइलिंग मशीन नहीं थी, तो ना तो यथेष्ट संसाधन है। शासन और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि ये कोई पहली घटना नहीं है। फिर ये इस तरह के बोरवेल खुले क्यों छोड़े जाते हैं, इसके प्रोटोकॉल बनाए जाने चाहिए। कानून कौन बनाएगा? विधायी का इन एग्जिस्टेंस है, कार्यपालक का एग्जिस्टेंस में है, आप कानून बनाते नहीं। 5वां हादसा पिछले 6 महीने में 2 साल इटसेल्फ में हो गया, और बाकी प्रदेश की बातें देखें तो बहुत अलग है। तो जो भी बोरवेल व्यक्ति छोड़ता है या विभाग को भी देखना चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए, सामान्य प्रशासन को देखना चाहिए और उस पर यथेष्ट चेतावनी भी होनी चाहिए। अगर वो सार्वजनिक जीवन के लिए घातक कोई चीज है तो उसमें आपातकालीन और संकटकालीन चेतावनियां भी होनी चाहिए और उसको फोर्टिफाई भी किया जाना चाहिए। ये सारे पहलू भी हैं ताकि इस तरह से आर्यन जैसे मासूम अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोएं, और समय पे जो संसाधन जुटाए गए वो यथेष्ट नहीं थे। तो जब आपके पास साधन यथेष्ट नहीं है, आपको ये नहीं पता कि इसकी क्रियान्विति कैसे होगी, इसका प्रोटोकॉल क्या है, कैसे इसमें हम बिगिनिंग करें कि समय रहते उसको 56 घंटे के बाद भी हम एक बच्चे को नहीं बचा सके, ना उसको खाना दे सके। बिल्कुल ठीक बात है राय सिंह जी, इस बात को समझ रहे हैं कितनी गंभीर बात है। और क्योंकि आप मजबूत विपक्ष में यहां पर हैं, इस तरीके की जो नाकामियां हैं इसको ढोते हुए जो जनता चल रही है, आखिर कब तक उसको भुगतना पड़ेगा? दौसा के कालीखाड़ गांव के अंदर मासूम आर्यन की मां 56 घंटे से इंतजार करती है कि मेरा बच्चा आएगा, अपने लाल का इंतजार करती है। बुधवार को उनके पिता शाम से ही दूध की बोतल लेकर के उस मासूम का इंतजार करते हैं, और परिणति ये होती है कि वो बच्चे की जगह बच्चे की लाश निकलती है। इसमें बड़ा प्रशासनिक फेल्योर मैं कहूँगा, भले कलेक्टर साहब रहे होंगे, बल्कि वहाँ पर तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी जी वहाँ मौजूद थे, उनकी देखरेख में सारा काम चल रहा था। मैंने देखा भी कि जो बोरवेल के लिए जो आपकी पाइलिंग की मशीन थी वो बुधवार के दिन लाई जाती है। उसके अलावा जो कैमरा यूज किए गए, पहला कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज है, दूसरा कैमरा जो है वो अंदर गिर जाता है। इस तरह के मसले में आखिर कौन जिम्मेवार है? इसके लिए हमारी सरकार थी, और निश्चित तौर पे उस समय भी गाइडलाइन जारी की गई थी। और दुर्भाग्य से एक जिले के अंदर 6 महीने के अंदर 4था या 5वां हादसा होना अपने आप में एक बड़ा प्रशासनिक फेल्योर है। और मेरी जानकारी में है कि मुख्यमंत्री जी ने भी शायद इस संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, बावजूद उसके, इसका मतलब उसके प्रशासन जो उनके कहने में नहीं है, प्रशासनिक तंत्र पे ब्यूरोक्रेसी भी उनकी पकड़ नहीं है कि आज इस तरह के हादसे आरोप लगाना बेहद आसान होता है। इससे पहले आपकी भी सरकार थी, अगर उसी वक्त अगर कोई विधेयक कानून बनाया जाता, हमारी बहुत सारे हादसे हुए थे। सरकार के दौरान आप किस तरह की बात कर रहे हैं कि हमने गाइडलाइन जारी करी थी? बिल्कुल की थी, उसी का तो नतीजा भुगत रहे हैं। हमने आप लोगों की, आपकी पार्टियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप में रहते हैं, किसी तरह का कोई कानून नहीं बनता है और नतीजा फिर ये देखने को मिलता है। आरोप प्रत्यारोप की मैं कोई बात नहीं कर रहा, मैं तो राजनीति से ऊपर उठ करके सोचने की बात पे बात कर रहा हूं। और मेरा तो ये कहना है कि इस बारे में कानून बनना चाहिए। मध्य प्रदेश जो हमारे सीमा से लगता है, तो सर ये बात आपको विधानसभा में रखनी चाहिए, रखेंगे ना, रखनी चाहिए। आज रखेंगे, आने दीजिए विधानसभा सत्र को, उसमें रखेंगे और पूरी ताकत से रखेंगे। लेकिन सच तो यह है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है, फ्लॉप है, और प्रशासनिक मशीनरी पे माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई पकड़ या इनके कहने में है नहीं। भाग्यश्री जी, क्योंकि आप सोशल एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, अधिकार
कौन से अधिकार काम आ रहे हैं मैडम? ये जो तमाम व्यवस्थाएं आप देख रही हैं और जिम्मेदारों के जो जवाब आप देख रही हैं और आज इस पैनल को भी आप देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सौरभ जी, 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ऐसे हादसे जो बार बार हो रहे हैं, इनकी पुनरावृत्ति ये बताती है कि हर सरकार आधी नींद में जागती है। जब हल्ला बोल होता है मीडिया के थ्रू या लोगों के थ्रू, कोई एक्शन नहीं लेती, कोई लॉ नहीं लाती और फिर सो जाती है। सेकेंड चीज, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक गाइडलाइन जारी की पूरे देश के लिए। अगर आपको अपना कानून बनाना है तो बनाइए, जैसे आपने अभी बनाया कि एमपी ने बनाया है जी। लेकिन जिस भी स्टेट ने कानून नहीं बनाया, उसको 2010 में पीआईएल जो प्रिंस का इंसिडेंट हुआ था, उस पे गाइडलाइन जारी की, जिसमें उसने स्पष्ट तौर पे ये बताया है कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति को कोई बोरवेल खोदना है तो वो सबसे पहले कलेक्टर, एसडीएम या ग्राम पंचायत से 15 दिन पहले लिखित परमिशन लेगा, जिसका रेगुलेशन कलेक्टर को करना होगा। सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी संस्था है, अर्ध सरकारी संस्था है या कोई भी ठेकेदार जो उस बोरवेल को खोद रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन, पंजीयन होना बहुत जरूरी है। थर्ड चीज, जहां पे भी बोरवेल खुद रहा है वहां पे आपको एक बोर्ड लगाना होगा। चौथी चीज, जहां पे बोरवेल बन रहा है चारों तरफ आपको फेंसिंग करनी पड़ेगी तारों की, और जब बोरवेल बन जाता है तो आपको भूमि को समतल करना पड़ेगा। और ये सर्वोच्च न्यायालय के गाइडलाइन हर स्टेट को मानने थे। वो इनकी बात है कि हर स्टेट अपने लिए लॉ बना रहा है, नहीं बना रहा, लेकिन जो ये सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, इनकी बातें सुन के मुझे लग रहा है ना तो पूर्ववर्ती पहले वाली सरकार को ये पता था कि ये गाइडलाइन फॉलो करने, ना वर्तमान सरकार को पता था। ये लोग अनभिज्ञ है। दूसरी चीज, अगर इस गाइडलाइन में जो भी चीजें बताएगी उसका 1% भी अगर पालन कर लिया जाता तो जितने भी ये जो एक्सीडेंट हादसे हम देख रहे हैं ये सब नहीं होते। इस देश में तो बचाया जा सकता था जी। बच्चा भूख प्यास और सदमे की वजह से मर गया, कोई खाना पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो पाई। मतलब पूरी तरह से देखो तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट में भी हम फेल है। यद्यपि समय रहते सूचना मिल गई थी, इसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण बात पहलू ये है इस घटना का कि इसमें समय रहते सूचना मिल गई थी। तत्काल बच्चे की मां ने देख लिया, उन्होंने भी असावधानी बरती क्योंकि उनके खुद का शायद बोरवेल खुदा हुआ था, बच्चा खेल रहा था, उसको ढांपना चाहिए। पुराने समय में भी जो कुएं बनाते थे तो कुएं की मुंडेर थोड़ी ऊंची करते थे ताकि कोई सायास दुर्घटनावश उसमें जाके नहीं गिर जाए। अब इस तरह के बोरवेल आप आपदाओं को खुला निमंत्रण देते हो। सारे जो सरकार सामाजिक जीवन को सुरक्षित करने के लिए सरकार या न्यायपालिका अगर कोई निर्देश देती तो उस पर समुचित कानून नहीं बना, और समुचित कानून भी बन जाए तो उसकी भी अनुपालना तो सुनिश्चित करने की, चाहे कानून कितना भी अच्छा हो, अगर उसका क्रियान्वयन सौरभ जी ठीक नहीं है तो परिणाम को। तो जगरूप जी, क्रियान्वयन में कमी क्या है? क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है सर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी रहे आप, कमी कहां दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि ये पहली घटना तो नहीं है, बिल्कुल, इससे पहले बहुत सारी घटना हो चुकी है। सौरभ जी, इसके प्रोटोकॉल नहीं है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ में मैं समझता हूं ऐसे अभिज्ञ अधिकारी होने चाहिए जिनको इस तरह से कैसे रेस्क्यू तत्काल हो सकता है, शीघ्रता से हो सकता है, उसमें कितना मिनिमम टाइम लगेगा। ये नहीं कि सब हम नहीं कह सकते, देखो करते हैं पैरेलल। आप एक से अधिक मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो, आपने 6 वहां पर जेसीबी लगा दिए, पोकलेन लगा दी, आप ट्रैक्टरों से भी खुदाई कर रहे हो, इस तरह से उसमें सुरंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका सीधा सीधा पाइलिंग मशीन अगर समय रहते आ जाती तो मैं समझता हूं कि आर्यन की जान बचाई जा सकती थी। और पाइलिंग मशीन अगर ठीक से काम करती, क्योंकि पाइलिंग मशीन ने भी, मेरी जानकारी है, उसने काम ठीक से नहीं किया, फिर उसका हाल्ट हो गया, उसको सुधारने में 2-3 घंटे लग गए। और ये भी कहा गया कि कंपनी के इंजीनियर बुलाने पड़ेंगे। तो पहली बात तो दूसरे जिलों से आई। हर जिले में अगर सामान्य जनजीवन को, और खासतौर से दौसा में जिसमें बोरवेल से ये 5वीं-6ठी घटना है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बात है कि आप लोक जीवन की और जन सामान्य की जान का कोई मूल्य नहीं है, और शासन और प्रशासन इस तरह की उदासीनता। तो सर मुझे एक बात बताइए जगरूप जी, इस पूरे मामले में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जिस आपदा प्रबंधन की बात होती है तो किस तरह का प्रबंधन है ये? जिले में कोई सुविधा नहीं होती है, एनडीआरएफ की टीम भी अजमेर से बुलाई जाती है, 3 घंटे उनको लग जाता है पहुंचने में। क्या एक समिति का, एक जिला स्तर पर इस तरह की कार्य योजना नहीं तैयार होनी चाहिए आपदा प्रबंधन से जुड़ी? बिल्कुल होनी चाहिए। देखो, आपदा प्रबंधन कानून में 3 पद बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएम, पीएम, डीएम। क्योंकि आप अगर उस कानून को पढ़ेंगे तो आप एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है, पर उनकी मीटिंगें नहीं होती। जिला कलेक्टरों को यही नहीं पता कि अधिकांश को, मैं दौसा के बारे में नहीं जानता, पर अधिकांश जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है उसकी मीटिंग नहीं होती, उसमें विशेषज्ञों को भी आमंत्रित करने का प्रावधान है।
तो इस तरह के विशेषज्ञ कोप्ट किए जाने चाहिए। उसमें सारे जिले के विभागीय अधिकारी उसमें उनका संभागिता होती है। इरिगेशन भी, पीडब्ल्यूडी भी, इस तरह के हादसों से किस तरह से तत्काल निपटा जाए, उसकी 3 दीर्घकालीन, लघुकालीन और तत्काल योजना भी बनाई जानी चाहिए। वो भी योजना यानी प्रोटोकॉल उसके रेडी होने चाहिए सौरभ जी, जो नहीं थे। तो अब उसमें आप, और वो आज ही नहीं थे सर, कभी से ही नहीं है। कभी से राय सिंह जी, इस बात को समझ रहे हैं आप, कितनी गंभीर बात है। ढंग से काम किया हमेशा एक बजट निकाला जाता है, आपदा प्रबंधन पूरा विभाग है, मंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है, बावजूद उसके इस तरह की तस्वीरें आज की नई नहीं है सर, ये पुरानी तस्वीरें हैं जिसका सुधार ना आपकी सरकार ने किया ना अब की सरकार कर रही है। निश्चित तौर पे सौरभ जी, जो जगरूप सिंह जी ने और भाग्यश्री जी ने जो बात कही है, मैं इनसे इत्तेफाक रखता हूं। और निश्चित तौर पे इसके लिए नीतियां बननी चाहिए, चाहे भले कानून की बात हो तो कानून बनना चाहिए। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि आज हमारी जो रूलिंग पार्टी है, उनकी पार्टी के प्रतिनिधि हमारे बीच में मौजूद नहीं है। इस डिबेट में उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से आज उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए वो हमारे बीच में यहाँ पे आने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि राजनीति से ऊपर उठ करके निश्चित तौर पे इस तरह के सख्त कानून बनाने चाहिए कि ये कम से कम जो हादसे हो रहे हैं, जो मासूम जिंदगियां जा रही है हमारे सामने, उन मासूम जिंदगियों के मौत से हमको सबक लेना चाहिए। और निश्चित तौर पे जो जिम्मेवार लोग हैं उन पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए। और अभी आप कह रहे थे कि जो पाइलिंग मशीन थी, जगरूप सिंह जी साहब, पाइलिंग मशीन पहले वाली तो खराब हुई और उसके बाद में 3 घंटे बाद में दूसरी 6 बजे दूसरी मशीन आती है और उसको सेटिंग करने में 3 घंटे लग जाते हैं। वो 9 बजे जाकर के वो मशीन जो है वो वर्किंग में आती है, तब जाके करीब 12 बजे के दौरान में सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूं राय सिंह जी, ऐसे जिम्मेदारों और ऐसी कार्यशैली में ही तो फंस गई जनता। नहीं, मैं यही आपको और एक बात मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने अभी जवाब मांगने की जिम्मेदारी आपकी भी तो है सर, सशक्त विपक्ष आपको बनाया जनता ने, आपसे उम्मीद है आपसे भी है, तो मैं जवाब आप ऐसी चीजों को क्यों नहीं लेके पहुंचते? आखिर आप लोगों के स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं इसीलिए आपके नेता को कोई बात कह दी जाती है तो आप लोग काली पट्टी बांध के प्रदर्शन करने निकल जाते हैं। नहीं, आर्यन के लिए कौन निकल रहा है सर? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इसी जवाब देने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। और इसमें जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके आधार पे इस तरह की जो कार्रवाई है उसके लिए उनको उपयोग में लाना चाहिए। विषय विशेषज्ञ जो हैं वो मौजूद रहने चाहिए और आइंदा से इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए निश्चित तौर पे कानून बनना चाहिए। और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बिल्कुल। और भाग्यश्री जी, अभी ये पूरा जो घटनाक्रम है अभी घटित हो रहा है और आगे भी मुझे लगता है कि अगर जल्दी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो ऐसा ही कुछ और भी कुछ देखने को बड़ा मिल सकता है। अभी आप लोग, क्योंकि लगातार जो आप समाज सेवा में लोगों से जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी आप लोगों की भी होती है जनता को जागरूक करने की, क्या कारण है इतना लंबा समय हो गया लोगों में अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रही है? आई थिंक देखिए, ये जो इंसिडेंट है इसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्वयं की है, क्योंकि आपकी अपनी सुरक्षा आपके हाथ है, प्रशासन बाद में आता है। तो प्रशासन पे अब हम लोग आरोप प्रत्यारोप करें वो बात की बात है, लेकिन जो बच्चा चला गया है, जो व्यक्ति चला गया, उसके लिए जिंदगी भर रिग्रेट आप ही को करना है। बिल्कुल, यहाँ पर स्थितियां भी यही है, आरोप प्रत्यारोप से ऊपर नहीं उठ पा रहे। बट मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे, क्या नीतियां बनाना, मुझे तो नहीं लग रहा कि बोरवेल को रेगुलेट करने के लिए किसी की सुरक्षा को, आम जनता की सुरक्षा को रेगुलेट करना बहुत बड़ी बात है, या इसमें कांग्रेस या बीजेपी का कोई नफा नुकसान है। आप लोग तो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर के लिए लोगों को बनाया गया। मुझे ये नहीं समझ में आता किसी मुद्दे को हर सरकार इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करती है। अरे आपको नीति बनानी है, कानून लाना है, इतना स्ट्रिक्ट लाइए। आपके पास तो सेंटर से लेके स्टेट से लेके पूरा एकदम डिस्ट्रिक्ट तक तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे रिसोर्सेज है। हम आम जनता अगर नहीं मानती है आपके कोई रूल्स, तो आपके पास स्टिक एंड कैरेट का रूल है, आप उसको अपनाइए। अगर नहीं मानते तो उस पे आपको सारे सजा और सारी चीजों का प्रावधान है। मुझे नहीं समझ में आता इतनी लीपापोती इन लोगों को क्यों करनी आती है। सेकंड थिंग, देखिए रेगुलेट तो करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलेट नहीं करेंगे और आप सोचेंगे कि अभी हम जवाब लेंगे, अभी हम रखेंगे, इतना लेट लतीफी की जरूरत नहीं है। आप एक वेलफेयर स्टेट है, हर साल या हर 5 साल में हम लोग आपको इसीलिए चुनते हैं कि जो चीज समाज के हित में हो उसके लिए आप लोग डिसीजन ले, और हर जान की यहाँ पे कीमत है। आज ये बच्चा गया है, आप ये नहीं कर सकते कि ठीक है किसी का मासूम गया, हमें क्या करना, और कल को कोई और मुद्दा आ गया। आपको सोचना चाहिए कि भविष्य में इन चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। सेकेंड थिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसकी सफलता या वो कितना विजिलेंट है उसकी समझ हमें तब होती है जब ऐसी कोई घटना होती है। आज जैसे सर ने बोला कि हमारा एसडीआरएफ है,
एसडीआरएफ में जो भी कमियां रही हैं वो ये बता रहे हैं। हम लोग आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन हमारा किस स्तर पे है, हम लोग कितने उसके लिए तैयार है। तो प्लीज इस चीज को सीरियस नोट पे देखने की जरूरत है। उस ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलेट करने की जरूरत है, समय समय पे उन लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और जहां पे हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय है उसमें पता नहीं कितने तरह की आपदाओं से हम लोगों को जूझना और लड़ना है। तो नाउ इट्स अ हाई टाइम कि गवर्नमेंट इस चीज को रिव्यू करे और इस चीज पे कठोर अपने प्रावधान बनाए। जगरूप जी, आखिर समस्या और ये समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? जब कानून की मांग है और हमारा जो साथी स्टेट है एमपी, वहां पर कानून बन गया है, जुर्माना भी लगाया जा रहा है, सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है, बावजूद इसके अभी तक सरकारें सोई क्यों हैं? दो बात मैं प्रमुखता से कहना चाहूंगा। एक तो यह है कि कहीं ना कहीं जो आपदा प्रबंधन विभाग में फंड आते हैं उनका भी पूरा उपयोग नहीं होता। हाँ। और जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कही है, सरकार के कानों तक आपकी बात पहुंचे चैनल के माध्यम से, कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और दूसरे विभागों की समेकित मीटिंग जो जिले में आपदा प्रबंधन के लिए होनी चाहिए, उसमें ये प्रावधान है कि आप दीर्घकालीन आपदा प्रबंधन योजना बनाएंगे, लघुकालीन बनाएंगे और तत्काल, और उसमें प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे। संबंधित विभाग प्रोटोकॉल बनाएगा। मान लीजिए बारिश हो गई या बिजली के तार गिर गए तो वो बताते हैं कि साहब ये कार्य योजना इस तरह रहेगी। लेकिन चूंकि ऐसी मीटिंग ही नहीं होती, अधिकांश जिला कलेक्टरों को पता ही नहीं है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी है वो कितनी मायने रखती है, और उसमें सारे कंटिंजेंसी प्लान जिनको बोलते हैं वो बनने चाहिए। वो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आधे से अधिक जिलों में नहीं बने हुए, और शासन प्रशासन में कोई इसकी सुध नहीं लेता। और जो विभाग है डिजास्टर मैनेजमेंट का, वहां से भी इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं होती। तभी ये कारण है कि इतने सालों बाद भी जो इतनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जनजीवन का डिजास्टर को छूती है, उसके ऊपर कोई कार्य योजना ही नहीं होती। अगर आपने पॉलिसी और प्लानिंग ही नहीं कर रखी, तो जब आप एडहोकिज्म से कोई काम करोगे और आपने कैजुअल ढंग से कोई काम करोगे तो परिणाम भी कैजुअल ही होंगे। चर्चा हो रही है सर की पॉलिसी भी बने, उस पर काम भी हो और सशक्त कानून आए जिससे जो मासूमों की जिंदगियों पर तलवार लटकी हुई है वो अब खत्म हो, राजस्थान का ये आखिरी ऐसा हादसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा का पात्र बनने के लिए। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। आप एक